हेलो स्टूडेंट्स, O2IS एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि आप जानते हैं, हमने आपके लिए एक नई सीरीज़ को शुरू किया है, दैट इज़ DRAW सीरीज़, डेली रिवीजन एंड वर्क, जिसके अंदर हम साइंस सब्जेक्ट को MCQs के द्वारा कवर कर रहे हैं। इसके ऑलरेडी हमने बायोलॉजी को कवर कर लिया है, केमिस्ट्री के 2 लेक्चर्स हो चुके हैं और आज केमिस्ट्री का लास्ट लेक्चर है, जिसके अंदर हम कुछ टॉपिक्स को MCQs के द्वारा कवर करेंगे। तो शुरू करने से पहले अगर आपको इस वीडियो की PDF चाहिए तो आप हमारी O2IS एकेडमी की ऐप को जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पर आपको एक HPS प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज़ 2022 के नाम से एक कोर्स मिल जाएगा, जिसके कि कंटेंट सेक्शन के अंदर आपको फ्री रिसोर्सेज के अंदर PDFs मिल जाएंगी। इसके अलावा अगर आप आने वाले एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हमने आपके लिए एक फाउंडेशन बैच को भी लॉन्च किया है, आप जाकर इसको भी एक बार एक्सप्लोर कर सकते हैं। हमारी ऐप पर आपको टेस्ट सीरीज़ भी मिल जाएगी, आप एक बार इसको जाकर देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज के केमिस्ट्री के टॉपिक से। जो आज हम टॉपिक्स करने वाले हैं दैट इज़ केमिकल रिएक्शन, जिसके अंदर हम अलग अलग रिएक्शंस को पढ़ते हैं। फोटो डीकम्पोजिशन रिएक्शन कौन सी होती है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कौन सी होती है, रिडॉक्स रिएक्शन जिसके अंदर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन आती है। देन इज़ एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट्स। एसिड, ज़्यादातर आपको एग्जाम के अंदर अलग अलग एसिड्स की pH के बारे में पूछा जाता है, जैसे कि गैस्ट्रिक जूस की pH क्या होती है, ब्लड की pH क्या होती है, ठीक है, इसके रिगार्डिंग क्वेश्चंस आते हैं। इसके अलावा हम कुछ केमिकल कंपाउंड्स के बारे में भी देखेंगे, जैसे प्लास्टर ऑफ पेरिस हो गया, जिप्सम हो गया, देन इज क्विक लाइम हो गया, स्लेकेड लाइम हो गया, ठीक है, पोर्टलैंड सीमेंट हो गया। तो इन सब चीज़ों के बारे में एक बार क्वेश्चंस के द्वारा हम देखेंगे। तो शुरू करते हैं। आपका सबसे पहला जो क्वेश्चन है दैट इज़ कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग रिडॉक्स रिएक्शन। तो अगर मैं रिडॉक्स रिएक्शन के बारे में बात करूं, वो एक ऐसी रिएक्शन होती है जिसके अंदर ऑक्सीडेशन प्लस रिडक्शन दोनों एक साथ होती हैं। अब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का सिंपल सा मतलब क्या है? अगर कोई ऐसी रिएक्शन है जिसके अंदर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है, उस रिएक्शन को हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहते हैं। अगर मैं दूसरी तरफ रिडक्शन रिएक्शन के बारे में बात करूं तो इसके अंदर रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन होता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होता है, इसको हम रिडक्शन रिएक्शन के नाम से जानते हैं। इसके अलावा अगर मैं इलेक्ट्रॉन्स के वे में बात करूं तो अगर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहे हैं किसी भी कंपाउंड के अंदर, तो इसका मतलब कि एक रिएक्टेंट से लेकर जब आप प्रोडक्ट्स की तरफ जाते हैं तो अगर आपके गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहे हैं तो ऐसी रिएक्शन को हम रिडक्शन रिएक्शन कहते हैं। इसके अलावा लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर हो रहे हैं तो ऐसी रिएक्शन को हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहते हैं। तो यहाँ पे उसके रिगार्डिंग की आपको स्टेटमेंट्स दी गई हैं, देख लेते हैं एक बार। दी ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन्वॉल्व्स रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। रिडक्शन रिएक्शन इन्वॉल्व्स रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, तो ये वाली स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। थर्ड स्टेटमेंट की अगर मैं बात करूँ कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन्वॉल्व्स लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो ये वाली स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। और रिडक्शन रिएक्शन जो है इसके अंदर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। तो दैट मीन्स आपकी सारी की सारी जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में देखते हैं। यहाँ पर आपको 2 लिस्ट प्रोवाइड करी गई हैं और अलग अलग रिएक्शंस के रिगार्डिंग ही ये लिस्ट प्रोवाइड करी है, बेसिकली एप्लीकेशन पोर्शन है, तो इसको आपने मैच करना है। अगर मैं बात करूं करोजन ऑफ आयरन के बारे में, तो जब आयरन जो है बेसिकली एक आयरन मेटल होता है और जब भी ये पानी और ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो वहाँ पर रस्ट बनती है, जिसको हम बोल देते हैं कि बेसिकली जंक लगना, है ना। तो बेसिकली इसको ही हम क्या कह देते हैं, रस्ट कह देते हैं। तो इसके लिए क्या कंडीशंस की रिक्वायरमेंट होती है? पानी की भी रिक्वायरमेंट होनी चाहिए वहाँ पर और ऑक्सीजन की भी रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, प्लस एक मेटल जैसे कि आयरन की रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। दूसरी अगर मैं बात करूं कि अगर जो फूड की ऑक्सीडेशन हो रही है तो ऐसे प्रोसेस को हम रैंसिडिटी कहते हैं, ठीक है। रिडॉक्स रिएक्शन के अंदर ही हम अलग अलग एप्लीकेशंस पढ़ते हैं। इसके अलावा अगर मैं एलॉय की बात करूं तो यहाँ पर आयरन के अंदर कुछ कार्बन के कंपाउंड्स को मिक्स किया जाता है, जिसकी वजह से एक बेसिकली रिएक्शन होती है और वहाँ पे स्टील को बनाया जाता है। तो दैट मीन्स स्टील एक एलॉय है। अगर मैं गैल्वेनाइजेशन के बारे में बात करूँ तो जब हम जिंक की कोटिंग देते हैं, चाहे एक आयरन के ऊपर चाहे किसी मेटल के ऊपर, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, किससे प्रोटेक्ट करने के लिए? रस्ट से प्रोटेक्ट करने के लिए, क्योंकि अगर आयरन जो है वो पानी और ऑक्सीजन की कांटेक्ट में नहीं आएगा तो उसको रस्ट नहीं लगेगा। तो वो करने के लिए हम एक प्रोसेस करते हैं जिसका नाम है गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस। इसके अंदर हम आयरन के ऊपर जिंक की कोटिंग लगा देते हैं ताकि आयरन जो है वो डायरेक्ट पानी और ऑक्सीजन के कांटेक्ट में ना आए। तो इस प्रोसेस को हम गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। तो यहाँ पे आप इसको मैच कर सकते हैं, आपका इसका आंसर बनेगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में देखते हैं। एसिड और बेसिस के बारे में आपको अलग अलग कुछ डिटेल्स प्रोवाइड करी गई हैं, आपने इसको मैच करना है। जैसे कि अगर मैं बात करूं कि एसिड का क्या टेस्ट होता है, तो जो एसिड होते हैं दे आर सोर इन टेस्ट। इन द सेम वे अगर मैं बेसिस की बात करूं तो दे आर बिटर इन टेस्ट।
इसकी पीएच के बारे में अगर मैं बात करूं तो एसिड की जो पीएच होती है वो 0 से लेके 7 की पीएच की रेंज में लाई करता है। इसके अलावा 7 से 14 तक की जो पीएच होती है वो बेसिस की पीएच होती है। ठीक है, पीएच का सिंपल सा मतलब होता है कि हाइड्रोजन की कितनी कंसंट्रेशन है, H पॉजिटिव आयन की कितनी कंसंट्रेशन है, इसको हम पीएच स्केल से नापते हैं। तो यहाँ पे आपका इसका आंसर बनेगा सी ऑप्शन। इसको एक बार चेक कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 2 लिस्ट आपको प्रोवाइड करी गई हैं और ये आपका HAS का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो यहाँ पे लिटमस को आपने मैच करना है। जैसे कि अगर मैं लिटमस के बारे में बात करूँ तो लिटमस एक ऐसा सोल्यूशन होता है जो कि एसिड और बेसिस को चेक करने के लिए काम आता है और इसको लिचन्स से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। नाउ व्हाट इज़ अ लिचन? लिचन के बारे में मैंने आपको बायोलॉजी के MCQs के अंदर भी बताया था कि ये एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है एल्गे और फंगस का। नेक्स्ट अगर हम बात करें नाइट्रोजन के बारे में तो बेसिकली नाइट्रोजन को चिप्स के पैकेट्स के अंदर डाला जाता है ताकि वो कोई भी उसकी रैंसिडिटी ना हो। रैंसिडिटी का सिंपल सा मतलब है अगर कोई खाने की चीज़ कि बेसिकली ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आएगी तो वो ख़राब हो जाएगी जल्दी, तो इसीलिए पैकेट्स के अंदर नाइट्रोजन डाली जाती है ताकि वो एक तरह से इनर्ट गैस की तरह बिहेव करे और उसके आसपास जो ऑक्सीजन है वो खाने के साथ रिएक्ट ना करे। अगर मैं कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट के बारे में बात करूँ तो ये एक कंपाउंड होता है जो कि आपके बेसिकली टूथ एनेमल के अंदर पाया जाता है। टूथ एनिमल जो है वो आपके टूथ का सबसे आउटर मोस्ट लेयर होती है जो कि बहुत ज़्यादा हार्ड होती है और इसको प्रोटेक्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। बैक्टीरिया के एसिड जो है इसको डिमिनरलाइज कर देते हैं। तो बेसिकली अगर टूथ एनिमल के अंदर ये वाला कंपाउंड प्रेजेंट होगा तो ये टूथ एनिमल की डिमिनरलाइजेशन को प्रिवेंट करता है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं हाइड्रोजन परऑक्साइड के बारे में तो हाइड्रोजन परऑक्साइड को अलग अलग केमिकल कंपाउंड्स के अंदर यूज़ किया जाता है ताकि वो माइक्रोब्स को एक तरह से किल कर सके या फिर एक तरह से स्टेरिलाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव कर सके। तो यहाँ पे अगर आप इसको मैच करेंगे तो आपका इसका आंसर बनेगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। तो यहाँ पे आपको एल्कलीज और बेसिस के रिगार्डिंग 4 स्टेटमेंट प्रोवाइड करी गई हैं। आपने इसमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट को फाइंड आउट करना है। अगर मैं बेसिस और एल्कलीज के बारे में बात करूं तो इसका आपने एक वेन डायग्राम को याद रखना है और ये वेन डायग्राम क्या है कि जितने भी बेसिस होते हैं अगर उसमें से कोई ऐसे बेस हैं जो कि पानी में सॉल्यूबल हैं तो ऐसे बेसिस को हम एल्कलीज कहते हैं। ठीक है, मैंने क्या बताया आपको कि ऐसे बेसिस जो कि पानी में सॉल्यूबल हैं उनको हम एल्कलीज कहते हैं। ज़्यादातर जो सारे बेसिस हैं वो पानी के अंदर सॉल्यूबल नहीं होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ऑल बेसिस आर सॉल्यूबल इन वाटर, दिस इज़ इनकरेक्ट क्योंकि बाकी के जो बेसिस अभी मैंने बताइए पानी में सॉल्यूबल नहीं होते। ऑल बेसिस डू नॉट डिजॉल्व इन वाटर, ये भी इनकरेक्ट हो जाएगी। एंड एल्कली इज़ अ बेस दैट डिजॉल्व इन वाटर, तो ये वाला आपकी स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो जाएगी। इसके अलावा बेसिस जनरेट हाइड्रोक्साइड आयंस इन वाटर, क्योंकि जो भी चीज़ पानी के अंदर डिज़ोल्व होती है तभी वो हाइड्रोक्साइड आयंस को प्रोड्यूस करती हैं। जैसे कि एल्कलीज जब पानी में डिज़ोल्व होते हैं तो वो हाइड्रोक्साइड आयन को प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन बेसिस जो हैं जो पानी में डिज़ोल्व नहीं होते तो वो हाइड्रोक्साइड आयंस को प्रोड्यूस नहीं करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, व्हेन एसिड एंड बेस रिएक्ट्स टू प्रोड्यूस सॉल्ट एंड वाटर द रिएक्शन इज कॉल्ड। तो जब भी आपका कोई भी बेस है, मान लो NaOH है, ये HCl के साथ रिएक्ट कर रहा है तो यहाँ पे NaCl प्लस वाटर बनता है। तो ऐसी रिएक्शन को हम सॉल्ट प्रोडक्शन की रिएक्शन भी कह देते हैं या फिर इसी रिएक्शन को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इसको इसीलिए कहते हैं क्योंकि जो HCl है वो एक एसिड है जिसकी pH 0 से लेकर 7 के बीच में होती है। अगर मैं NaOH के बारे में बात करूं तो ये एक बेस है जिसकी pH 7 से लेकर 14 के बीच तक की होती है। अगर मैं NaCl के बारे में बात करूं जो कि कंपाउंड बना है इस रिएक्शन के अंदर तो इसकी pH 7 होती है जो कि एक न्यूट्रल pH होती है। तो दैट मीन्स दैट इज़ वाई इट इज़ कंसीडर्ड एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। तो इसमें से आपने ट्रू स्टेटमेंट को फाइंड आउट करना है। कई बार आपको अलग अलग कंपाउंड्स के बारे में पूछ लिया जाता है, केमिकल कंपाउंड्स के बारे में, जैसे कि जिंक सल्फेट, कॉपर सल्फेट, फेरस सल्फेट, एल्यूमिनियम सल्फेट। तो यहाँ पर जो कॉपर सल्फेट होता है वो ब्लू कलर इन नेचर होता है जिसको हम ब्लू विट्रियोल के नाम से भी जानते हैं। इसके अलावा अगर मैं फेरस सल्फेट के बारे में बात करूं तो इसको हम ग्रीन विट्रियोल के नाम से भी जानते हैं। जिंक सल्फेट और जो एल्यूमिनियम सल्फेट है
दे आर कलरलेस इन नेचर। तो आपने इनके कलर्स को याद रखना है, कई बार पेपर में पूछ लिया जाता है। तो यहाँ पे आपका इसका आंसर बनेगा कि जो फर्स्ट स्टेटमेंट है सिर्फ वही करेक्ट है, बाकी की 2 स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। यहाँ पे आपको नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर ऑर्गेनिक एसिड्स के बारे में दिया गया है कि कौन कौन से जो ऑर्गेनिक एसिड्स हैं, कौन कौन से नेचुरल कंपाउंड्स के अंदर आपको देखने को मिलेंगे। जैसे कि अगर मैं कर्ड के बारे में बात करूं तो क्योंकि हमारे मिल्क के अंदर एक लैक्टोज शुगर होती है और जैसे ही मिल्क कर्ड में कन्वर्ट होता है तो जो लैक्टोज शुगर है वो लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाती है। तो ये वाली स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगी। यूरिन की बात मैं अगर करूं तो यूरिन के अंदर यूरिक एसिड प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट टोमेटो की अगर मैं बात करूं तो उसके अंदर ऑक्सैलिक एसिड होता है और स्टिंग ऑफ द एंट या फिर बीज के अंदर फॉर्मिक एसिड आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आपकी सारी स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। इसके अलावा मैंने यहाँ पर एक और चार्ट को भी ऐड किया गया है, तो यहाँ पे आप इन सबको याद कर सकते हैं। जैसे कि जितने भी सिट्रिक फ्रूट्स होते हैं, जैसे लेमन हो गया, ऑरेंज हो गया, उसके अंदर आपको सिट्रिक एसिड देखने को मिलेगा। तो एक बार आप इस टेबल के गो थ्रू हो जाना और इसको आपने याद करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं कि वाइल मिक्सिंग सल्फ्यूरिक एसिड जो कि H2SO4 होता है, अगर मैं उसको पानी के साथ मिक्स करूं तो मुझे कौन सी प्रिकॉशंस यहाँ पर लेनी चाहिए। देखो, जब भी एक एसिड और पानी को मिक्स किया जाता है तो कभी भी एसिड के अंदर पानी को नहीं डाला जाता, क्योंकि अगर हमने एसिड के अंदर पानी को डाल दिया तो यहाँ पर बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाता है। तो बेसिकली हम करते क्या हैं, एक पानी लेते हैं, पानी का कंटेनर लेते हैं और धीरे धीरे उसके अंदर जो एसिड है वो ड्रॉप बाय ड्रॉप उसको ऐड करते हैं। दैट मीन्स यू ऑलवेज ऐड एसिड टू वाटर बट नॉट वाटर टू एसिड। ठीक है, तो इस चीज़ के बारे में आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में देख लेते हैं। यहाँ पर आपको पीएच के रिगार्डिंग और H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयंस के रिगार्डिंग कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं जो कि एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट वाले चैप्टर से दी गई है। तो इसके रिगार्डिंग आपने यहाँ पर करेक्ट स्टेटमेंट को फाइंड आउट करना है। जैसे कि अगर मैं बात करूँ पीएच स्केल के बारे में, तो पीएच स्केल के बारे में मैंने आपको बता ही दिया कि 0 से लेकर 14 तक का स्केल होता है, जिसके अंदर 7 न्यूट्रल होता है। तो 0 से 7 की जो पीएच होती है वो एसिडिक पीएच होती है और 7 से लेकर 14 तक की जो पीएच होती है दैट इज बेसिक इन नेचर। तो अगर मैं यहाँ पर H पॉजिटिव आयंस के बारे में बात करूँ तो जैसे जैसे आप पीएच इंक्रीज करते जाएंगे वैसे वैसे जो H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन है वो डिक्रीज होती जाएगी। दूसरी तरफ अगर मैं OH नेगेटिव आयंस के बारे में बात करूं, क्योंकि OH नेगेटिव आयंस हमेशा बेस में देखने को मिलते हैं, तो जैसे जैसे आप pH को इंक्रीज करेंगे वैसे वैसे OH नेगेटिव आयंस की जो कंसंट्रेशन है वो इंक्रीज होती जाएगी। तो देख लेते हैं आप स्टेटमेंट्स के बारे में कि H पॉजिटिव आयंस डिक्रीज विद इंक्रीज इन pH। अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया, विद इंक्रीज इन pH H पॉजिटिव आयंस जो है वो डिक्रीज हो रहे हैं। OH नेगेटिव आयंस जो है वो इंक्रीज होंगे जैसे जैसे आप pH को इंक्रीज करेंगे। थर्ड स्टेटमेंट है आपकी कि मोर एसिडिक सोल्यूशन हैज़ लेस pH। जितना ज़्यादा कोई एसिडिक होगा उसके अंदर उतनी ज़्यादा H पॉजिटिव आयंस की कंसंट्रेशन होगी और उसकी pH उतनी लो होगी। इस चीज़ के बारे में आपने ध्यान रखना है। इन द सेम वे अगर मैं बेसिक सोल्यूशन के बारे में बात करूँ, कोई भी अगर बेसिक सोल्यूशन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तो इसका मतलब उसकी उतनी ज़्यादा pH है और उसके अंदर उतने ज़्यादा OH नेगेटिव आयंस है। तो यहाँ पे आपकी सारी की सारी जो स्टेटमेंट्स हैं वो करेक्ट हो जाएंगी। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि यहाँ पे आपको कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं, आपने इसमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई करना है। और ये जो स्टेटमेंट है आपकी इलेक्ट्रोलिसिस के रिगार्डिंग, इलेक्ट्रोलिसिस जो रिएक्शन है उसके रिगार्डिंग दी गई है। तो अगर मैं सबसे पहले इलेक्ट्रोलिसिस के बारे में बात कर लेती हूँ, तो यहाँ पर हम एक कंटेनर के अंदर कोई सोल्यूशन लेते हैं। इस सोल्यूशन के अंदर हम 2 इलेक्ट्रोड्स को डालते हैं, एक आपका एनोड होता है और एक आपका कैथोड होता है। जो कैथोड होता है वो नेगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रोड होता है। अगर मैं एनोड के बारे में बात करूं तो ये पॉजिटिवली चार्ज्ड एनोड होता है। और इस सोल्यूशन को फिर हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं और अल्टीमेटली ये अलग अलग पर्पसेस के लिए यूज़ होता है, जैसे कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए इसको यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास अगर सिल्वर स्पून है, उस सिल्वर स्पून के अगर ऊपर आप गोल्ड की प्लेटिंग करना चाहते हैं तो यहाँ पर इसी प्रोसेस को यूज़ किया जाता है जिसको हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग के नाम से भी जानते हैं। इसके अलावा आपको ये भी पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग के अंदर हमेशा जो एनोड वाली साइड होती है वो ऐसा मेटल है जिसको कि किसी दूसरे मेटल के ऊपर प्लेट किया जाना चाहिए। तो दैट मीन्स जो एनोड होता है वो हमेशा सेक्रीफाइजिंग मेटल की तरह बिहेव करता है। अगर मैं दूसरी तरफ कैथोड के बारे में बात करूँ तो वो ऐसे इलेक्ट्रोड की तरह बिहेव करता है या फिर ऐसे एलिमेंट की तरह बिहेव करता है जिसके ऊपर इलेक्ट्रोप्लेटिंग करी जाएगी। ठीक है, तो ये वाली स्टेटमेंट आपकी डी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। इवन इलेक्ट्रोप्लेटिंग की जो यहाँ पर डेफिनेशन दी गई है इट इज़ ऑल्सो करेक्ट।
इसके अलावा हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस होती हैं कैथोड और एनोड पे रिस्पेक्टिवली। तो अगर मैं इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर के बारे में बात करूं, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर का सिंपल सा मतलब है कि आपने एक कंटेनर के अंदर पानी को लिया है, ठीक है, थोड़ा सा हम लो पीएच वाला जो पानी है उसको ले लेते हैं, थोड़े से H पॉजिटिव आयंस होते हैं उसके अंदर, तो उसको ले लेते हैं। अल्टीमेटली जब आप करंट को पास करेंगे तो यहाँ पर एनोड और कैथोड के ऊपर अलग अलग रिएक्शंस देखने को मिलेगी। एनोड के ऊपर आपको ऑक्सीजन प्रोड्यूस होता मिलेगा और इन द सेम वे कैथोड के ऊपर आपको हाइड्रोजन प्रोड्यूस होता मिलेगा। इसी तरीके से हम हाइड्रोजन गैस को प्रोक्योर करते हैं या फिर बनाते हैं। तो अगर मैं फर्स्ट स्टेटमेंट के बारे में देखूं कि इलेक्ट्रोलिसिस इज द प्रोसेस ऑफ यूजिंग हीट टू स्प्लिट वाटर इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, दिस इज इनकरेक्ट, क्योंकि हम हीट को यूज़ नहीं करते हैं। हीट बेसिकली एनर्जी होता है, हम हीट को नहीं यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ करते हैं। तो ये वाली स्टेटमेंट आपकी गलत हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। अगेन आपने यहाँ पे इनकरेक्ट स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई करना है जो कि आपके HAS के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है आपकी कि जो कैल्शियम ऑक्साइड है जिसको हम CaO के नाम से भी जानते हैं या फिर हम इसी को ही क्विक लाइम के नाम से भी जानते हैं, तो इट रिएक्ट्स विग्रसली विद वाटर। ये वाटर के साथ जब रिएक्ट करता है तो यहाँ पर स्लेकिड लाइम बनता है और इसी को ही कई बार हम लाइम के नाम से जानते हैं, दैट इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो आपकी फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो जाएगी। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं कि जो स्लेकिड लाइम है इट स्लोली क्रिएट्स अ लेयर ऑफ कैल्शियम नाइट्रेट ऑन द वॉल्स ड्यूरिंग वाइट वॉशिंग। देखो अगर मैं बात करूं स्लेकिड लाइम के बारे में जिसको हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के नाम से भी जानते हैं, तो इसको हम वाइट वॉशिंग के अंदर यूज़ करते हैं। धीरे धीरे हम क्या करते हैं, इसको बेसिकली जब वाइट वॉशिंग कर देते हैं तो इसके अंदर स्लेकिड लाइम को यूज़ किया जाता है और अल्टीमेटली वॉल्स के ऊपर जब वो आसपास के एटमॉस्फेयर के कॉन्टैक्ट में आती है तो धीरे धीरे कार्बन डाइऑक्साइड जो है इसके साथ रिएक्ट करता है और अल्टीमेटली कैल्शियम कार्बोनेट आपको देखने को मिलेगा। जब कैल्शियम कार्बोनेट मिलेगा तो यही आपकी वॉल्स को वाइटिश अपीयरेंस देता है। तो यहाँ पर कैल्शियम नाइट्रेट नहीं बनता, कैल्शियम कार्बोनेट बनता है। तो सेकंड स्टेटमेंट आपकी इनकरेक्ट हो जाएगी। बाकी की स्टेटमेंट भी एक बार देख लेते हैं कि जो सिल्वर ब्रोमाइड है इट इज़ सेंसिटिव टू सनलाइट। तो जो आपका सिल्वर ब्रोमाइड होता है जैसे ही अगर आप उसको धूप में रख दें तो वो बेसिकली आपके ब्रोमीन और सिल्वर के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। इसके अलावा जो सिल्वर ब्रोमाइड है उसको फोटोग्राफिक फिल्म्स के अंदर भी यूज़ किया जाता है क्योंकि यही लाइट के बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं कि डीकम्पोजिशन रिएक्शन के अंदर हमेशा आपको एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। तो जब भी किसी एक चीज़ को तोड़ना है, एक रिएक्शन के अंदर किसी चीज़ को तोड़ना है तो आपको बाहर से एनर्जी देनी पड़ेगी। तो डीकम्पोजिशन रिएक्शन के अंदर आप बाहर से एनर्जी देते हैं तभी रिएक्टेंट्स को तोड़ के प्रोडक्ट में कन्वर्ट किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं कि जो आयोडाइज्ड सॉल्ट होता है वो किस चीज़ का मिक्सचर होता है। तो बेसिकली अगर मैं सिंपल सॉल्ट के बारे में बात करूं तो वो तो NaCl होता है, लेकिन इसी के अंदर मैं अगर आयोडाइज्ड सॉल्ट के बारे में बात करूं तो यहाँ पर पोटेशियम आयोडाइड को मिक्स किया जाता है। तो दैट मीन्स इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ पोटेशियम आयोडाइड प्लस कॉमन सॉल्ट जिसको हम NaCl के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं कि कुछ सब्सटेंसेस आपको प्रोवाइड किए गए हैं, आपने इसमें से आइडेंटिफाई करना है कि किन की pH 7 से कम है। जैसे कि अगर मैं गैस्ट्रिक जूस के बारे में बात करूं तो गैस्ट्रिक जूस जो कि हमारे स्टमक के अंदर HCl होता है उसकी pH 1 से लेकर 2 तक की होती है। तो अगर मैं कॉफ़ी की pH के बारे में बात करूँ तो इट इज़ बिटवीन 4 to 5 और एप्पल जूस जो है वो 3 से 4 pH के बीच में लाई करता है। तो दैट मीन्स यहाँ पर जितने भी कंपाउंड्स हैं इन सब की जो pH है वो 7 से कम है। तो आपका इसका आंसर बनेगा ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू अबाउट वॉशिंग सोडा। तो यहाँ पे केमिकल कंपाउंड्स वाले चैप्टर से आपको क्वेश्चन पूछा गया है। वॉशिंग सोडा को हम सोडियम कार्बोनेट के नाम से भी जानते हैं। तो देख लेते हैं इसके रिगार्डिंग जो स्टेटमेंट्स दी गई हैं। तो इट्स केमिकल नेम इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो ये आपका सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो है वो गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो है उसको हम बेकिंग सोडा के नाम से जानते हैं, नॉट वॉशिंग सोडा। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपकी इनकरेक्ट हो जाएगी। सेकंड है इट्स केमिकल नेम इज सोडियम कार्बोनेट एंड pH ऑफ इट्स एक्वस सोल्यूशन इज मोर देन 7। तो यहाँ पे अगर मैं वॉशिंग सोडा के बारे में बात करूँ तो इसकी pH 11 होती है, दैट मीन्स ये 7 से ज़्यादा है। नेक्स्ट स्टेटमेंट के बारे में अगर मैं बात करूँ कि इट इज़ यूज्ड फॉर रेजिंग ऑफ द केक्स वाइल बेकिंग। तो हम बेकिंग के लिए बेकिंग पाउडर को यूज़ करते हैं, बेकिंग सोडा का एक कंपोनेंट होता है। वॉशिंग सोडा को हम नहीं यूज़ करते, तो आपकी थर्ड स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट हो जाएगी। तो सेकेंड स्टेटमेंट करेक्ट है, इसके अलावा फर्स्ट एंड जो थर्ड है वो इनकरेक्ट है। बाकी फोर्थ के बारे में एक बार देख लेते हैं कि इट इज़ यूज्ड फॉर रिमूवल ऑफ परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। जैसे कि मैंने
आपको कल भी MCQs के अंदर बताया था कि परमानेंट हार्डनेस ऑफ जो वाटर है उसके अंदर आपके जो सोप के मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके साथ कैल्शियम और मैग्नीशियम आयंस जुड़ जाते हैं। तो अगर मैं वॉशिंग सोडा को यहाँ पे सोप के साथ रिएक्ट करवाऊंगी तो इसके जो कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन है वो रिमूव हो जाते हैं। दैट मीन्स हम हार्डनेस ऑफ वाटर को रिमूव करने के लिए भी वॉशिंग सोडा को यूज़ कर सकते हैं। तो आपकी जो सेकंड और फोर्थ स्टेटमेंट है वो करेक्ट हो जाएगी, बाकी फर्स्ट एंड थर्ड इज इनकरेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं कि इसमें से आपने नॉट करेक्ट स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई करना है। अगर मैं बात करूं कि प्लास्टर ऑफ पेरिस इज ऑब्टेन्ड ऑन हीटिंग जिप्सम, सबसे पहले हम जिप्सम के बारे में बात कर लेते हैं जिसको हम कैल्शियम सल्फेट के नाम से भी जानते हैं। उसके साथ 2 वाटर के मॉलिक्यूल्स जुड़े होते हैं। अगर मैं इसको 373 केल्विन के ऊपर इसको हीट करूंगी तो यहाँ पे मुझे मिलेगा कैल्शियम सल्फेट डॉट हाफ वाटर, दैट मीन्स हेमीहाइड्रेट, और इसी को ही हम POP के नाम से जानते हैं। तो दैट मीन्स जो POP है वो कैसे मिला हमें, ऑब्टेन्ड ऑन हीटिंग जिप्सम, जब हमने जिप्सम को हीट किया तो इसमें से कुछ जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं वो उड़ जाते हैं। नेक्स्ट बात करूं मैं अगर कैल्शियम कार्बोनेट इज एन इंपॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट ऑफ बेकिंग पाउडर, बेकिंग पाउडर के बारे में अभी मैंने आपको बताया दैट इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इट इज़ नॉट सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट जो है वो वॉशिंग सोडा होता है और जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है वो आपका बेकिंग पाउडर होता है। तो सेकंड स्टेटमेंट आपकी गलत हो जाएगी। थर्ड स्टेटमेंट के बारे में बात कर लेते हैं दैट इज ब्लीचिंग पाउडर। जो ब्लीचिंग पाउडर होता है दैट इज कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, और इसके अंदर जब ये रिएक्ट करता है तो यहाँ पर नेसेंट ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करता है जो कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करते हैं। तो ये वाली स्टेटमेंट भी बिल्कुल आपकी सही हो जाएगी। इसके अलावा अगर मैं ब्लू विट्रियोल के बारे में बात करूं जिसको मैंने अभी प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर भी बताया था दैट इज कैल्शियम सल्फेट, उसके साथ 5 वाटर के कॉपर सल्फेट, इसके साथ 5 वाटर के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो जुड़े रहते हैं। इसका मतलब जो आपका ब्लू विट्रियोल है उसके अंदर 10 वाटर मॉलिक्यूल्स नहीं होते हैं, 5 वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो आपकी ये वाली स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाएगी। लास्ट स्टेटमेंट के बारे में देख लेते हैं यहाँ पे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड इज प्रोड्यूस्ड बाय पासिंग इलेक्ट्रिसिटी थ्रू द एक्वस सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। तो जब हम ब्राइन सोल्यूशन लेते हैं, ब्राइन सोल्यूशन का सिंपल सा मतलब क्या है कि NaCl के अंदर पानी मिक्स्ड है। जब इस सोल्यूशन को लेते हैं तो इस रिएक्शन को हम यूटिलाइज करते हैं क्लोरीन गैस बनाने के लिए, प्लस कुछ अमाउंट ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड भी यहाँ पर प्रोड्यूस होता है। तो दैट मीन्स आपकी जो ई स्टेटमेंट है इट इज़ ऑल्सो करेक्ट। तो यहाँ पे सिर्फ आपकी 3 स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं, दैट इज A, C एंड E। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं कि दिस कंपाउंड इज कन्वेंशनली यूज्ड फॉर वाइट वॉशिंग ऑफ बिल्डिंग्स। तो वाइट वॉशिंग के लिए मैंने आपको बताया था दैट इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जिसको हम स्लेकी लाइम के नाम से भी जानते हैं। तो उसके रिगार्डिंग आपने ट्रू स्टेटमेंट्स को आइडेंटिफाई करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट है कि इट इज़ ऑब्टेन्ड बाय ट्रीटिंग क्विक लाइम विद वाटर। तो अभी मैंने आपको बताया ये आपका क्विक लाइम है, अगर मैं इसको पानी के साथ रिएक्ट करवाऊँ तो यहाँ पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा जिसको हम वाइट वॉशिंग के लिए यूज़ करते हैं। सेकेंड स्टेटमेंट है आपकी कि इट इज़ प्रोड्यूस्ड व्हेन कैल्शियम कार्बाइड रिएक्ट्स विद वाटर। तो ये वाली स्टेटमेंट भी बिल्कुल आपकी सही है कि जिस टाइम पे हम कैल्शियम कार्बाइड को पानी के साथ रिएक्ट करते हैं तो यहाँ पे एक तो कंपाउंड बनता है इथीन, ठीक है, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड बनता है इथीन। इसके अलावा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी बनता है जिसको हम स्लेकिनाइम के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, नेक्स्ट स्टेटमेंट है आपकी कि इट इज़ वन ऑफ द रॉ मटेरियल्स यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पोर्टलैंड सीमेंट। तो ज़्यादातर आपको देखने को मिलेगा कि जो पोर्टलैंड सीमेंट होता है इसके अंदर आपके ऑक्साइड्स होते हैं, हाइड्रोक्साइड्स नहीं होते। तो दैट मीन्स पोर्टलैंड सीमेंट का जो कॉन्स्टिट्यूएंट होता है दैट इज़ कैल्शियम ऑक्साइड, नॉट कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो ये वाली स्टेटमेंट आपकी गलत हो जाएगी। नेक्स्ट स्टेटमेंट के बारे में देख लेते हैं कि इट इज़ कॉल्ड स्लेकेड लाइम एंड इट्स केमिकल फॉर्मूला इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो ये वाली स्टेटमेंट आपकी बिल्कुल सही है। तो इस हिसाब से आपका जो आंसर है दैट इज सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं जो कि आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, आपके HAS के एग्जाम में पूछा गया है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ pH अबव 10। तो अगर मैं ब्लड की pH के बारे में बात करूं तो ये 7 से 8 के बीच में लाई करता है, ठीक है, स्लाइटली बेसिक इन नेचर होता है। जो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है जिसको हम मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के नाम से भी जानते हैं, इसकी pH जो है वो 10 होती है। इसके अलावा जो सोडियम क्लोराइड है दैट इज़ NaCl सोल्यूशन होता है, बेसिकली सॉल्ट होती है, तो इसकी न्यूट्रल pH होती है दैट इज़ 7। तो यहाँ पे अबव 10 जो pH आपको देखने को मिलेगी या फिर अप्रॉक्सीमेटली जो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता है वो 10 से 11 के बीच में लाई करता है। तो आपकी जो सी स्टेटमेंट है वो करेक्ट हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं कि इफ़
समवन इज सफरिंग फ्रॉम अ प्रॉब्लम ऑफ एसिडिटी आफ्टर ओवर ईटिंग, व्हाट इज द रेमेडी। देखो, अगर किसी को बहुत ज़्यादा एसिडिटी हो रही है तो उस टाइम पे उनको ऐसे कंपाउंड्स दिए जाते हैं, एंटासिड दिए जाते हैं बेसिकली, जिनकी जो pH है वो मोर देन 7 हो। दैट मीन्स यहाँ पे बेसिक कंपाउंड्स दिए जाते हैं। तो क्योंकि लेमन जूस जो है उसकी एसिडिक pH होती है, विनेगर भी एक एसिड होता है, एसिटिक एसिड मैंने आपको कल बताया था। बेकिंग सोडा जो है ये आपका बेस होता है, तो दैट मीन्स इसको ट्रीट करने के लिए हमें बेस देना पड़ेगा। और बेकिंग सोडा मैंने आपको बता ही दिया, दैट इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ब्लूबेरी जो जूस होता है इसकी भी एसिडिक pH होती है, तो यहाँ पे आपका इसका आंसर बनेगा दैट इज बेकिंग सोडा। लास्ट क्वेश्चन के बारे में यहाँ पे बात कर लेते हैं कि व्हाट इज द कलर ऑफ लिटमस सोल्यूशन व्हेन इट इज नीदर एसिडिक नॉर बेसिक। तो ये भी आपका HAS का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो एक बार देख लेते हैं कि जो लिटमस सोल्यूशन है, बेसिकली जो लिटमस के जो केमिकल कंपाउंड्स हैं वो हम लिचन्स से एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ पे उसके रिगार्डिंग सोल्यूशन को बनाया जाता है जो कि एसिड और बेस को चेक करने के लिए काम आते हैं। तो यहाँ पे जो लिटमस सोल्यूशन होता है उसका जो कलर होता है दैट इज पर्पल इन नेचर। और जिस टाइम पे आप लिटमस सोल्यूशन के अंदर किसी एसिड को डालेंगे तो एसिड की वजह से उसका जो कलर हो जाएगा वो रेड कलर का कन्वर्ट हो जाएगा। अगर मैं एक लिटमस सोल्यूशन के अंदर बेस को डालूं तो उसका कलर जो है वो ब्लू हो जाता है। तो ऐसे जो एसिड और बेस हैं हम उसको आइडेंटिफाई करने के लिए लिटमस सोल्यूशन को यूज़ कर सकते हैं। आई होप आपको यहाँ तक केमिस्ट्री के रिगार्डिंग जितने भी MCQs हैं वो समझ में आए होंगे। अगर आपको नहीं समझ में आया है तो आप कॉमेंट सेक्शन के अंदर क्वेश्चन को पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम फिजिक्स के क्वेश्चन से शुरू करेंगे।